हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स। पिछली क्लास में हम यहाँ तक करके गए थे और मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, है ना। वो क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, और साथ में साथ रेट ऑफ अपीयरेंस भी हमें निकालना था, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी हमें निकालना था। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालने चले तो हम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की टर्म में निकलता है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसकी टर्म में निकलता है? ओनली ऑन रिएक्टेंट की टर्म में। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा ही डिसअपियर होते जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होते जाते हैं? अपीयर होते जाते हैं। ओके, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की टर्म में ही हम लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट के लिए तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन दिन ब दिन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ओके, डी N2O5 हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। डिवाइड बाई डी टी, साथ के साथ यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 उसकी क्या है? सोशियोमेट्री है, जो किसके इक्वल होगा? जो इक्वल होगा प्लस में डी NO2 प्लस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो हमेशा ही क्या होती है? इंक्रीज होती है। dt साथ ही साथ इसकी सोशियोमेट्री है वो डिवाइड में आ जाएगी, जो किसके इक्वल होगा? फर्दर प्लस डी O2 की कंसंट्रेशन के बाय dt, और यहाँ इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो बेसिकली हमें 1 दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस चलूं तो अपीयरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए लिखी जा सकती है। तो चलिए मैं रेट ऑफ अपीयरेंस आपके सामने लिखता हूँ। ये कैसे लिखा जाएगा? एटोमेटिक अपीयरेंस है तो हम पॉजिटिव लगा देंगे, NO2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई dt, और यहाँ इस कंडीशन में यहाँ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में जो सोशियोमेट्री दी हुई होती है वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, उसका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई रोल नहीं होता है। ओके, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस एक और हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा? उसकी अगर मैं और लिखने चलूं तो मैं उसकी क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन की DO2 डिवाइड बाई dt, और जो आएगा क्या? पॉजिटिव में। अब हमें लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर मैं लिखने चलूं तो डिसअपीयरेंस किसका लिखा जा सकता है? ओनली ऑन प्रोडक्ट का लिखा जा सकता है, तो माइनस तो आ ही जाएगा, डी N2O5 डिवाइड बाई dt। यहाँ अगेन जो हमारी सोशियोमेट्री है वो नहीं आएगी, क्योंकि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में सोशियोमेट्री नहीं आती है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने दो तीन फैक्टर देखे थे। पहला हमने देखा था कि जो गैस होती है वो लिक्विड से ज्यादा रिएक्ट करती है, और लिक्विड है वो सॉलिड से क्या करता है? ज्यादा रिएक्ट करता है। ये हमारा पहला था। इसके बाद हमने दूसरा टर्म देखा कि जो होमोमिक्सचर होता है, होमोमिक्सचर कौन सा होता है? होमोजेनस, जिसमें क्या होते हैं? अगर सारे ही लिक्विड हों, या सारे ही गैस हों, या सारे ही सॉलिड हों, मतलब सभी एक जैसे हों, वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे किसके बजाय? कि एक लिक्विड हो एक गैस हो, उससे अच्छा है कि सभी एक जैसे हों, वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर हमेशा ही क्या? हेटेरोजेनस से ज्यादा रिएक्ट करता है। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट आपको दिया था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इस कंडीशन को आप जैसे समझ सकते हैं कि चीनी का बुरादा है वो पानी में जल्दी घुल जाता है, जबकि जो चीनी का पत्थर होता है, जिसे हम प्रसाद में मिश्री बोलते हैं, वो पानी में धीरे धीरे घुलेगी। ओके, इसके बाद हम कुछ और चीजें देख रहे थे। फोर्थ नंबर हमारा था कंसंट्रेशन। ओके, फोर्थ नंबर हमारा था कंसंट्रेशन। ओके, और फिफ्थ नंबर हमारा था टेम्परेचर। देन अगेन हमारा था सिक्स्थ नंबर था कैटालिसिस, है ना, कैटालिसिस। अब कंसंट्रेशन से हमें रेट लो मिलेगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। टेम्परेचर से हमें एक्टिवेशन एनर्जी, या मैं बोलूं आरएनएस, आरएनएस जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगी, और कैटालिस्ट से हमें एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जो वो हमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास।
है ना। आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन का इफेक्ट। उससे पहले हम आज करेंगे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या होती है? दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री, एक होती है कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको जम्मू से मान लीजिए आपको जम्मू से जाना है केरल, है ना। जम्मू से केरल जाना है, तो इसके दो रास्ते हैं कि आप जम्मू से डायरेक्ट फ्लाइट लें और केरल उतर जाएं। दूसरा तरीका क्या है? आप रास्ते में रुकते रुकते जाएं, जम्मू से दिल्ली जाएं, दिल्ली से बॉम्बे जाएं, बॉम्बे से केरल जाएं। ओके, तो दो हमारे पास रास्ते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। एक रास्ता तो है कि मेरे को आर से पी बनाना है, आर से पी बनाना है, और ये सिंगली एक ही स्टेप में पूरी हो जाए। आप जम्मू से चढ़ें और केरल उतरें, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा क्या है? बनाना तो यहाँ भी मैंने आर से पी ही है, लेकिन उससे पहले इसके जो स्टेप्स हैं वो मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है। इसके जो स्टेप्स हैं उसमें आर से पहले क्या बनता है? क्यू, फिर क्यू से बनता है एस, और एस से बनता है क्या? पी। ओके, इसमें भी शुरुआत तो आर से ही हुई है, पहुंचे कहाँ है? पी तक, लेकिन हम बीच में क्यू भी बना है, एस भी बना है। मतलब ये जो स्टेप, इसमें तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन ये जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तीन स्टेप हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी हम उसे बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, लेकिन जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन एक ही है, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में है, तो इस स्टेप की जो स्पीड होगी उसे ही हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी के अकॉर्डिंग हम रेट लिखेंगे, तो यही हमारा होगा क्या? आरडीएस। आरडीएस का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि अब इसमें क्या करें? इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? क्योंकि इसमें तो तीन स्टेप हैं, इन तीनों में से कोई एक होगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला स्टेप मेरा क्या है? सबसे स्लो है। मान लीजिए ये वाला मेरा क्या है? सबसे स्लो है। या मैं इसको नहीं लिखता हूँ, मैं इस ऊपर वाले को, बीच वाले को क्या लिखता हूँ? सबसे स्लो लिखता हूँ। ये वाला स्टेप मेरा क्या है? सबसे स्लो है। तो मेरा जो आरडीएस होगा वो भी क्या होगा? यही होगा। जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब दो बातें कि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो एक ही स्टेप होता है, तो वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। बल्कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, तो जो हमारा सबसे स्लो स्टेप होगा, जो सबसे धीरे चलेगा, वही हमारा क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब पूरी रिएक्शन की स्पीड उसी सबसे धीरे वाले स्टेप पर ही क्या करेगी? डिपेंड करेगी। इस ऊपर वाले, इस वाले स्टेप पे और इस वाले स्टेप पे नहीं करेगी, सबसे ज्यादा इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये क्या है? सबसे स्लो है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। उसके साथ साथ हमारी एक चीज और आती है, मोलिक्यूलैरिटी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है मोलिक्यूलैरिटी। मोलिक्यूलैरिटी क्या होता है? या मैंने लिख रखा है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज taking part in elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction is called molecularity in a reaction। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी जो है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे कि आर से पी में जा रहे हैं, तो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं? रिएक्टेंट आपस में टक्कर करते हैं। ये जो टक्कर होती है यही क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है। तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्ट टक्कर करें, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट टक्कर करेंगे वही उसकी क्या होगी? मोलिकुलैरिटी। मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे अगर यहाँ एक आर टक्कर करा तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या है? 1 है। अगर दूसरी रिएक्शन हो जिसमें 3 आर हो, फिर पी आ जाए, तो इसकी मोलिकुलरिटी 3 हो जाएगी। एक और रिएक्शन हो जिसमें 2 आर हो और पी बन जाए, तो इसकी मोलिकुलरिटी 3 होगी। तो जनरली देखें कि जो मोलिकुलरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 मोलिकुलर एक साथ टक्कर कर जाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमें दे सकता है। दो दे, दो करेंगे तो भी हमें प्रोडक्ट दे सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा अगर मोलिक्यूल एक साथ टक्कर करें तो वो हमें प्रोडक्ट जनरली नहीं देते हैं। इसलिए मोलिकुलरिटी जनरली 3 होती है, 3 से ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है। 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर एक रिएक्शन है P प्लस आर प्लस क्यू गोज फॉर पी, तो इसमें अगर मैं इनकी मोलिकुलरिटी देखने चलूं, अगर ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप यहाँ देखें, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की बातें हो रही है, जो क्या हो? सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें नहीं हो रही है। तो इसकी इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? 1। इसकी मोलिकुलरिटी क्या है?
1। ठीक है, अगर मैं एक और रिएक्शन देखूं, 2r प्लस 2q या 1q, ओके, 2r प्लस 1q गोज फॉर 3p। तो इन दोनों की मोलिकुलरिटी, इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी 2 और इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी 1। तो उम्मीद करता हूँ आप मोलिकुलरिटी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैंने आपके सामने ये रिएक्शन दे रखी है अमोनियम नाइट्रेट की, आप इसकी मोलिकुलरिटी बताएंगे। तो ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है। क्यों? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक मोलिक्यूल यहाँ यूज हो रहा है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या है 1 है। और चूंकि यहाँ मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, इसका मतलब ये स्टेप क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में पूरी होने वाली रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैं एक और रिएक्शन लिखूं यहाँ, एनसीईआरटी में आपके गिवन है 2HI, यहाँ से क्या मिलेगा H2 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ HI के 2 यूनिट्स यूज हो रही हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या आएगी 2 आएगी। और ये भी क्या होगी, एक यूनि डाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी, और साथ ही साथ एक क्या होगी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, तभी हमने इसकी मोलिकुलरिटी बताई है। इसका मतलब मोलिकुलरिटी वर्ड सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब करते हैं कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है, बहुत ही जरूरी है, कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो हम करते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन से। यहां से हमें मिलेगा क्या, रेट लॉ, रेट लॉ, ओके, जो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं वेग नियम। तो ये क्या कहता है कि आर से अगर हम जाएं पी में, आर से अगर हम जाएं पी में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर। या मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर, ओके। आर के चारों ओर मैंने ब्रैकेट लगा दी, कौन सी, स्क्वायर, इसका मतलब मैं कंसंट्रेशन की बातें कर रहा हूं। या मैं फर्दर इसको क्या लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आर। यहाँ इसकी पावर क्या जाती है, एन आ जाती है, यहाँ इनकी पावर कुछ ना कुछ एन आ जाती है। वो एन क्या है, ये जो एन है यही है रिएक्शन का ऑर्डर, है ना। एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2.3 भी हो सकती है। मतलब एन की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो ये के है यहाँ, के है, ये है रेट कांस्टेंट, ओके, रेट कांस्टेंट, जो हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी जो यूनिट्स होती है वो अलग अलग होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में हम आगे कर लेंगे, ओके। और साथ ही साथ जो आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी तो यूनिट आपको पता ही होगी, इसकी तो यूनिट आपको पता ही होगी, मोल पर लीटर सेकंड। मोल पर लीटर या कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड लगा दिया। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं आगे। ए ए गोज फॉर बी बी। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, के ए की पावर ए, ओके। अगर ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस कंडीशन में इसका जो आएगा रेट कांस्टेंट आएगा वो आएगा ये, है ना। जनरली यहाँ मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप यहाँ ए ना लिखें, आप यहाँ लिखें एन, आप यहाँ लिखें एन, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर पता नहीं है। अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए कि ये जो एन होगा, ये जो एन होगा, ये जो एन होगा वो एन इजिकल्स टू ए हो भी सकता है, एन इजिकल टू ए हो सकता है। कब कब, जब ये रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन हो। और एन इजिकल्स टू ए नहीं होगा जब ये क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, जब ये क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, ओके। जब ये क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। क्यों, देखें,
अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इस ए की जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो हम इसकी जो सोशियोमेट्री होगी वही हम लिख सकते हैं, एन की जगह ए लिख सकते हैं, एन की जगह ए लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर अगर एलिमेंट्री होगी तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ए की पावर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, यही आ जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसका रेट आएगा कुछ, ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी ऑर्डर क्या, मोलिक्यूलैरिटी, मोलिक्यूलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलिक्यूलैरिटी ए ही होगी। मोलिक्यूलैरिटी तो मुझे पता है कि जो हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके आगे जो हमें सोशियोमेट्री दी होती है वही हमारी क्या होती है, मोलिक्यूलैरिटी। और वो सिर्फ और सिर्फ हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज होती है। तो फॉर ए एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर और मोलिक्यूलैरिटी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, ए ए प्लस बी बी गोज फॉर सी सी प्लस डी, ओके डी डी। तो इसका मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने चलूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने चलूं तो के, ए की पावर क्या आएगा, एक्स, ए की पावर एक्स, और बी की पावर क्या आएगा, वाई। और अब इसका ऑर्डर क्या होगा, और अब इसका ऑर्डर होगा एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। जो इसकी पावर होती है वही तो होती है ऑर्डर। तो एक्स और वाई दोनों को हम जोड़ देंगे, जो हमारा आएगा इनका एडिशन समीशन जो आएगा वही इस रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। एक्स प्लस वाई क्या होगा, ऑर्डर होगा। अगर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ये हम लिखेंगे। अगर ये क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ए की पावर में ए भी लिख सकता हूँ और बी की पावर में बी भी लिख सकता हूँ। उस कंडीशन में एन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, अगर ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आप समझ गए होंगे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। देखें, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो ये ए क्या है, ऑर्डर ही तो है, ए और बी क्या है, ऑर्डर है ना। साथ ही साथ ए क्या है, ए इसकी सोशियोमेट्री है, मतलब ए इसकी मोलिक्यूलैरिटी है, और बी इसकी क्या है, बी की मोलिक्यूलैरिटी है। तो जो ऑर्डर होगा और मोलिक्यूलैरिटी होगी वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां मैं अलग से लिख रहा हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन में लिख रहा हूं, ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलैरिटी। ओके, ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलैरिटी आप पूरा लिख लेंगे। ओके, ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिकुलरिटी। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, और वो मोलिकुलरिटी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑर्डर ही होती है। तो आप इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि जब जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी उसमें और भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम यहाँ एक्स और वाई लिखेंगे जो हमें पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हमें निकाल सकते हैं। जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो उनकी सोशियोमेट्री होगी वही हम यहाँ उठा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, आप उसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। 2a प्लस 1b प्लस 3c गोज फॉर 5d, 5d प्लस 1e, 5d प्लस 1e। आप इसको दोनों तरीकों से करेंगे, आप इसको दोनों तरीकों से करेंगे। ये आपके सामने मैंने रिएक्शन दी है, आप इसको दोनों तरीकों से करेंगे। अगर ये क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, इसको मैंने बोल दिया कि अगर ये क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, अगर ये क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, और अगर ये क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा के, ए की पावर क्या आएगी, जो इसकी सोशियोमेट्री है या इसकी जो मोलिक्यूलरिटी है वही मैं यहाँ उठा के लिख दूं, 2, बी की पावर क्या आएगी 1, एंड सी की पावर क्या आएगी 3, यही आएगी। जो एन इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 इसकी क्या होगी, मोलिक्यूलरिटी होगी, अगर ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है।
दूसरा, अगर ये रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, अगर ये रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के जो रेट कांस्टेंट इसका आएगा वो ए की पावर कुछ ना कुछ आएगी, मान लिया एक्स आएगी, और बी की पावर भी कुछ ना कुछ आएगी, मान लिया हमने वाई आएगी, और सी की पावर भी कुछ ना कुछ आएगी, मान लिया हमने क्या आएगी, जेड आएगी। ओके, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो हमें पता नहीं है और कोई भी हमें बता नहीं सकता जब तक कि हम एक्सपेरिमेंट न करके देखें। बगैर एक्सपेरिमेंट हम ये एन नहीं निकाल सकते। और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो यहाँ मोलिकुलरिटी नाम का कोई वर्ड नहीं होगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। ऑर्डर तीन चार टाइप के या एन टाइप के हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर जिसमें एन की वैल्यू क्या आए, जीरो आए, है ना, एन की वैल्यू जीरो आए तो जीरो ऑर्डर, एन की वैल्यू वन आए तो फर्स्ट ऑर्डर, एन की वैल्यू टू आए तो टू ऑर्डर। ऐसे ये फर्दर आगे चलते रहेंगे, जितनी एन की वैल्यू उतनी ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आपके सामने एक हमने इक्वेशन दिया है, आप इसका अगर लिखने चलें रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के H2O2 की पावर क्या लगा देंगे आप, टू लगा देंगे। H2O2 की, क्योंकि इसकी सोशियोमेट्री क्या है, टू गिवन है। साथ ही साथ आई नेगेटिव की पावर क्या लगा देंगे आप, वन लगा देंगे, है ना, आई नेगेटिव की पावर क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। लेकिन ये क्या है, गलत है। ये कब सही होता, जब ये जो आपके सामने रिएक्शन दी हुई है ये क्या होती, एलिमेंट्री रिएक्शन होती। एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ये जो टू आता वो यहाँ हमेशा फिट बैठ जाता, जैसा कि हम पीछे करके आए हैं। जो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन ये जो रिएक्शन आपको दी हुई है ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मतलब ये एक स्टेप में पूरी नहीं होती है, एक से ज्यादा स्टेप्स में क्या होती है, पूरी होती है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा वो पता है क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के H2O2 की पावर क्या आएगी, वन आएगी। इसी के साथ आई नेगेटिव की पावर क्या आएगी, वन आएगी। और इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू, इसका ऑर्डर आ जाएगा। और इसकी मोलिक्यूलरिटी नाम की कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते ही इसका ये रेट लॉ से इसकी जो रेट इक्वेशन आई है हम इसी से बता सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसे, ये यहाँ वन देखेंगे हम कि ये तो H2O2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री होती तो H2O2 के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी थी। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और एक सिंगल स्टेप में पूरी होने वाली रिएक्शन ये बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। इसके बाद फर्दर हम दो तीन चीजें और करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट होगा। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस, तो सबसे पहले मोलिकुलरिटी मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। और ऑर्डर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों के लिए होता है। दूसरा, जो ऑर्डर है इसकी वैल्यू हम नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। जबकि जो एलिमेंट जो मोलिकुलरिटी है ये क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। मतलब अगर मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे तो माइनस में तो कोई नंबर हो नहीं सकता। -2 मॉलिक्यूल टक्कर कर सकते हैं क्या, कभी नहीं कर सकते। जबकि 2 मॉलिक्यूल टक्कर कर सकते हैं। मैं बोलूं 2.5 मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल पूरे और एक मॉलिक्यूल आधा टक्कर करें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो 3 करेंगे या 2 करेंगे, है ना, या तो 3 करेंगे या 2 करेंगे। अब जीरो मॉलिक्यूल टक्कर करें, मतलब कोई मॉलिक्यूल टक्कर ही ना करें, तो फिर मॉलिक्यूलरिटी तो आनी ही क्या है ना। तो मोलिकुलरिटी की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी और वो इंटीजर होगी। जबकि ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। ओके, फर्दर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मोलिकुलरिटी वैलिड है, ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों के लिए ही वैलिड है। तीसरा,
जो ऑर्डर है ये ओनली ऑन एक्सपेरिमेंटली डिटेन किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली डिटेन किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली डिटेन्ड है ये। ओनली ऑन एक्सपेरिमेंट से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं और कोई थ्योरेटिकल वे हमारे पास नहीं है ऑर्डर निकालने का। ओके, इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने देखा रेट लो, उसके साथ साथ हमने एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझा मोलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ हमने देखा गया प्राइमरी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आप उसको सोल्व करेंगे, उसका रेट लो आप कल लिख के लाएंगे। इक्वेशन है इक्वेशन है आपके सामने मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। कि 2HI गोज फॉर H2 प्लस I2। आप इसका है जो रेट ला है वो कंसंट्रेशन की टर्म में लिख के लाएंगे, कंसंट्रेशन की टर्म में लिख के लाएंगे। साथ ही साथ आप बताएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप इसको सोल्व करेंगे और लिख के लाएंगे। इसी के साथ हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक